Very good morning, students. This is your SST class, and today we will discuss Chapter 2 of Civics Federalism. Earlier, we have discussed what is federalism. What is federalism? That when power is divided among two or more type of government, that is federalism. We have already discussed the features of federalism. Today, we will discuss how the power or the balance of power between central and state government varies. To know about this variation among the power of central and state government, first we will discuss the historical context, how federalism are formed or federations are formed. देयर वर टू टाइप काइंड्स ऑफ रूट्स, दो रास्ते हैं फेडरेशंस बनने के। पहला रास्ता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट हो या क्या हो कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो आपस में मिल करके एक बड़ा बिग यूनिट बना लें, उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जिस टाइप की जो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस है जैसे यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी यूनिट थी, इन्होंने अपने आप को एक बड़ी यूनिट बना लिया। मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट आए साथ में आए और उन्होंने अपनी एक बिगर यूनिट बना ली। इसमें क्या होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट के पास इक्वल पावर्स होती हैं। सेकेंड रूट क्या है, व्हेन कंट्री, एक कंट्री डिसाइड करे कि वो क्या करेगी, अपने आप को ही, वो किसी के साथ बाहर से नहीं मिलेगी, वो अपने जो देश है उसको ही कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में डिवाइड करेगी। जिससे कि जैसे इंडिया में होता है, हमारी जो कंट्री है स्टेट्स में डिवाइड है, स्पेन में, बेल्जियम में, तो ये होती है होल्डिंग टुगेदर पावर। इसमें क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है देन दी स्टेट गवर्नमेंट। और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। सम इस कहीं कहीं तो बेटा कि स्पेशल पावर्स भी ग्रांट की जाती है। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया क्यों फेडरल कंट्री है? We have earlier seen how countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity about a vast common like India with many languages, religion and region. What are the power sharing arrangement in our country? अब अपने आप को फेडरल कंट्री बताने के लिए हमारे यहाँ पर जो फेडरल कंट्री है इंडिया क्यों बनती है, जो हमारे यहाँ पर पावर शेयरिंग का प्रोसेस है। पावर शेयरिंग कैसे होती है हम जानते हैं, हमारे यहाँ पर दो तरीके से पावर शेयरिंग होती है, अमंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट और अमंग लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में जैसे हम पावर शेयर कर रहे हैं वही आपका फेडरेशन है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, जो पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है। जैसे हमारे यहाँ पर पावर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइडेड है। सो हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो हमारी कैसी है, फेडरल कंट्री है। साथ ही अब ये कैसे पता लगाएंगे, लेटर पहले क्या था, सिर्फ दो पावर्स थी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। धीरे धीरे जब और ज़्यादा गहराई से डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा गहराई से जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे यहाँ पर क्या है, थर्ड गवर्नमेंट को भी ऐड किया गया था, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी ऐड किया गया था। एनी अदर फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एन्जॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। और इन अलग अलग टायर्स जो है गवर्नमेंट के अलग अलग जुरिस्डिक्शन को इन्जॉय करते हैं, उनके अलग अलग पावर होती हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी होती है आपकी, हमारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या है, थ्री लिस्ट होती है हमारे यहाँ पर तीन लिस्ट होती हैं। उन लिस्ट में ये देखा जाता है कि कौन सी लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो कौन हैंडल करेगा। फर्स्ट है आपकी यूनियन लिस्ट। इसमें लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं वैसे होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन, करेंसी। और इन सब की जो टेकन केयर है, इनकी से रिलेटेड जो पावर है, इनसे रिलेटेड जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है, आपका यूनियन गवर्नमेंट इन या सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे रिलेटेड कोई भी कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ये हर एक स्टेट के अलग अलग डिसीजंस, अलग अलग वो होती हैं फैसिलिटीज़। सो अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है, जैसे पुलिस अलग अलग स्टेट की, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। सो इससे रिलेटेड जो भी कानून है वो कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है सिर्फ।
The state government alone can pass laws relating to the subject mentioned in the state list. नेक्स्ट है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं वो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, जिनका ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रखना पड़ता है और स्टेट गवर्नमेंट को. जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है. सो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है. तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिनसे रिलेटेड जो लॉज है वो कौन बनाता है, सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट बनाती है. द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट एंड द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल. दोनों गवर्नमेंट बना सकते हैं. इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर, लेकिन अगर एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं उनके लॉज, तो कौन सा लॉ मान्य होगा, जो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी वही लॉ मान्य होगा, उसको प्रिवेल करेंगे. So these are the three subjects which were included in constitution. These show that about which subject who can make laws. यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे क्या है, नेशनल इम्पोर्टेंस के, तो उनसे रिलेटेड लॉज कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लिस्ट में जितने भी हैं वो सारे अलग अलग स्टेट इम्पोर्टेंस के हैं, उनसे रिलेटेड लॉज कौन बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट. और कॉन्करेंट में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, जिसके बारे में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना है और स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना है. तो उनसे रिलेटेड डिसीजन दोनों लेते हैं, लॉज दोनों बनाते हैं. लेकिन अगर दोनों के लॉज कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो वो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल किया जाएगा. बट वॉट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री कैटेगरीज. लेकिन उन सब्जेक्ट का क्या करें जो इन तीनों कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं होती. जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आती. तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि जितने भी रेजिडुअरी सब्जेक्ट, वह रेजिडुअरी सब्जेक्ट कौन से हैं जो इन तीनों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं होते, तो उनसे रिलेटेड लॉज कौन प्रोवाइड करेगा, किसके पास पावर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास. लेकिन हमने कुछ देखा है, जैसे हमने जानते हैं फेडरेशंस में जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इक्वल पावर नहीं होती किसी के पास, कंस्टिट्यूएंट यूनिट के पास या जो हमारे स्टेट्स हैं उनके पास इक्वल पावर नहीं है. इंडियन स्टेट जितने भी हैं, आपके इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबके पास आइडेंटिकल पावर नहीं है. कुछ के पास स्पेशल राइट्स होते हैं, स्पेशल पावर्स होते हैं स्टेट्स के पास. जैसे जम्मू एंड कश्मीर के पास थी, अब तो नहीं है. जम्मू एंड कश्मीर के पास क्या थी कि उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था. कई सारे प्रोविजंस जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एप्लीकेबल नहीं होते थे. जैसे इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर. जो वहाँ का परमानेंट वो रेजिडेंट नहीं है तो वो वहाँ से कोई लैंड या हाउस नहीं खरीद सकता. सो दीज आर द सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम other states in India as well. There are some units of Indian Union which enjoy very little power. और कुछ units ऐसी हैं जिनके पास बहुत ही कम पावर है. These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any existing state. अब ये जो एरिया है वो बहुत छोटा होता है, खुद का तो स्टेट नहीं बन सकता, लेकिन उसको क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनता, लेकिन क्या है कि दूसरी एरिया के साथ उसको मर्ज होना पड़ता है. जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, क्या सिटी और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, दीज आर यूनियन टेरिटरीज. दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ द स्टेट. ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं और इनके पास वो पावर नहीं है जो स्टेट के पास. इनके पास बहुत ही कम पावर्स होती हैं क्योंकि एरिया बहुत छोटा है. इतना भी नहीं है कि एक आपस में एक मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट बन सके, तो इसको दूसरे से मर्ज करके रहना पड़ता है. सो दीज आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज विच हैव वेरी लिटिल पावर एज कम्पेयर टू states. These territories do not have the power of the state. The central government has special power in the running these areas. इसमें जो स्पेशल पावर है वो किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन एरियाज़ को रन करती है. दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो पावर्स हैं यूनियन स्टेट गवर्नमेंट की, कि इसके पास क्या पावर है, जैसे हमने ये बात की अभी यूनियन टेरिटरीज़ की, किसको कौन रन करेगा, आपकी यूनियन गवर्नमेंट. सो यही आपका क्या है, एक तरीके से बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. बहुत आसान नहीं है कि हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंजेस कर सकें. पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन
इट्स ऑन चेंज इट्स अरेंजमेंट। पार्लियामेंट भी अपने आप में ये सब चेंजेस नहीं कर सकता। एनी चेंजेस टू इट is the first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 मेजोरिटी। सबसे पहले अगर कोई चेंजेस लाना है वही है कि दोनों हाउसेस से पहले पास कराना पड़ेगा और उनकी दोनों हाउसेस की कम से कम 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर। फिर जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ है, उनके द्वारा रेटिफाइड किया जाएगा ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। The judiciary play an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures। जुडिशरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सबको देखने में कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर का या प्रोविजंस का, ये ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। अगर किसी में भी पावर को लेकर के, डिवीजन ऑफ पावर को लेकर के डिस्प्यूट है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकता है, लेगा। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू दैम ईच ऑफ दैम। इट मीन्स कि जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ये भी पावर है कि अपनी रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर सके टैक्सेस लगा करके। और दोनों के वे ऑफ टैक्सेस जो हैं वो अलग अलग हैं, दोनों का स्कोप अलग अलग है, डिफरेंट है। थैंक यू।